मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में साइंस क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के सभी कॉन्सेप्ट वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम ही पहला इसमें आ रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो मैटर है। मैटर क्या होता है ना, या मैटर को कैसे आप डिफाइन करोगे? एनीथिंग that occupies space and has mass is called matter। यानी कोई भी चीज जो जिसका मास होता है, जो स्थान घेरती है, यानी उसका वॉल्यूम होता है और मास होता है। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब वॉल्यूम होता है, तो जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो हम अपने जो चारों ओर मैटर है, ये चैप्टर उसी पर डील कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज पर डील कर रहा है। जैसे एयर, वाटर, क्लाउड, फूड, स्टोन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये क्लासरूम की डेस्क, ये बुक, ये लाइट, ये सब कुछ, ये पेन, ये बोर्ड, सब कुछ मैटर है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, या कह दें कि वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है इस चैप्टर का नाम है, तो हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो कैसे बने हैं। तो इसके लिए थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर, जो भारत के फिलोसोफर्स थे, फिलोसोफर किसे कहते हैं? जो अपनी नॉलेज के बेस पर, अपने अनुभव के बेस पर कुछ कहते हैं, फैक्ट, किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं और काफी हद तक वो सही भी होता है, उन्हें हम फिलोसोफर्स कहते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं फिलोसोफर्स। क्योंकि देखो, आज जो मॉडर्न साइंस है ना, वो टोटली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, लेकिन जो अर्ली पीरियड में साइंस थी, या फिर वो काफी कुछ फिलॉसफी थी, उनमें अनुभव था काफी कुछ। तो यहाँ पे अर्ली इंडियन फिलोसफर ने, उन्होंने मैटर को बोला कि जो भी हमारे चारों ओर मैटर है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। 5 बेसिक एलिमेंट से, 5 बेसिक तत्वों से मिलकर बने, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं। जिसमें एक है एयर, दूसरा है अर्थ, तीसरा फायर, चौथा स्काई और पांचवा वाटर। इन पांचों तत्वों से, इन 5 एलिमेंट्स, इन 5 एलिमेंट से उन्होंने बोला कि सभी कुछ जो हमारे अराउंड मैटर है वो बना होता है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सभी मैटर जो है इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ऐसा हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा था। ठीक है। और ऐसी कोई थ्योरी लगभग एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की भी थी, कुछ इसी तरह की थ्योरी थी। लेकिन अब मॉडर्न साइंस मैटर को 2 तरह से डिवाइड करता है, पदार्थ को वो 2 तरह से डिवाइड करता है, उसकी फिजिकल नेचर के बेस पर और उसकी केमिकल नेचर के बेस पर। फिजिकल नेचर यानी कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पे गौर करेंगे, केमिकल नेचर यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। जैसे एलिमेंट या कंपाउंड है, कोई चीज एलिमेंट है, कोई कंपाउंड ऑफ मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ये सब केमिकल नेचर पर बेस्ड है। लेकिन फिजिकल नेचर पर बेस्ड क्या है? कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। तो वो ये जो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, उसके स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका फिजिकल नेचर है। तो हम इस चैप्टर में हम फिजिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे मैटर के। बाद के चैप्टर्स में और बाद की क्लासेस में हम इसके केमिकल नेचर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो मैटर के हम 2 नेचर देख सकते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल, जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम डील करते हैं साइंस को। तो जैसे यहाँ पे फिजिकल नेचर और मैटर में आता है आपका कि 2 तरह की थ्योरी चल रही थी। कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ लोगों का मानना था कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड होता है। मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। कुछ लोग ये मानते थे कि जो हमारे चारों ओर के मैटर है, हमारे चारों ओर के पदार्थ है, वो लकड़ी का जैसे ब्लॉक होता है, एकदम कंटिन्यूअस। आप एक लकड़ी का टुकड़ा लें, उस पर आप पानी डालें, पानी इधर उधर फैल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, हवा उससे पार नहीं होगी, उससे मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा पार नहीं होगा। तो वो कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड को मैटर मानते थे। एक थ्योरी ये थी कि हमारे चारों ओर जो मैटर है कंटिन्यूअस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड। बट एक और थ्योरी थी कि जो मैटर है वो
मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, और दूसरी थ्योरी थी कि कुछ लोग ये मानते थे कि मैटर जो है सैंड के पार्टिकल जैसे बना हुआ है। जैसे सैंड होता है, सैंड के जो पार्टिकल होता है, मैटर ऐसे ही पार्टिकल से बना होता है। तो दो थ्योरी थी, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा, कई सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए, कि जो मैटर के पार्टिकल है वो सैंड लाइक है, ब्लॉक ऑफ वुड लाइक नहीं है, वो सैंड लाइक है। कैसे इस बात को हम कंफर्म करेंगे कि मैटर इज मेड ऑफ सैंड लाइक पार्टिकल्स? इसके लिए एक एक्टिविटी है आपकी बुक में। एक बीकर लेते हैं हम, बीकर में पानी लेते हैं, ठीक है। उसमें पानी का लेवल जो भी है उसको मार्क कर लो कि हाँ इतने लेवल तक पानी है उसमें। फिर उसमें आप 1 या 2 स्पून सॉल्ट डाल देते हैं और उसको उसमें डिसॉल्व कर देते हैं हिलाकर। फिर आप बीकर का लेवल चेक करते हैं, तो बीकर में पानी का लेवल अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था, यानी हमने उसमें सॉल्ट डाला लेकिन पानी का लेवल चेंज नहीं हुआ। तो ये इसी बात का इंडिकेशन है कि मैटर के जो पार्टिकल है वो सैंड लाइक है। क्योंकि देखो, अगर लकड़ी में पानी डालोगे फैल जाएगा, हवा उसमें जाएगी नहीं, है ना। हाथ आप डालोगे, हाथ उसमें जाएगा नहीं लकड़ी के पार्टिकल में। लेकिन रेत में पानी डालो, पानी चला जाएगा, हवा भी उसमें होती है, उसमें अंदर कीड़े मकोड़े भी रहते हैं आराम से, और आप हाथ डालो आपका हाथ भी उसमें धंस जाएगा। तो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो सैंड लाइक होते हैं। ये इस बात से क्लियर हो जाता है कि जब पानी में सॉल्ट मिलाया आपने तो पानी का लेवल नहीं राइज हुआ, बल्कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उसी स्पेस में सैंड के पार्टिकल अपना जगह बना लेते हैं। वहां सैंड नहीं, सॉरी, सॉल्ट के पार्टिकल वहां पर भर लेते हैं उस जगह को जहां पर वो खाली जगह है पानी के पार्टिकल्स के बीच में। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो होता है वो सैंड लाइक पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब ये ही एक्टिविटी थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, वाटर एंड सॉल्ट इंटरमिक्सिंग बट नो राइज इन लेवल ऑफ वाटर, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया जस्ट अभी। इसके बाद हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर कितने स्मॉल होते हैं, इसके लिए भी एक एक्टिविटी का रखी है आपके बुक में, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। 100 ml वाटर लेना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स, 2-4 क्रिस्टल्स में डाल के उसे हिला के उसे डिसॉल्व कर देना है, पानी हो जाएगा कलरफुल 100 ml पानी। अब उस 100 ml बीकर को जो है उसमें से 10 ml कलर पानी निकाल के बाकी 90 ml साइड में रख देना है। 10 ml पानी को फिर क्लीन वाटर में डालना है जो 90 ml होगा, और 10 मिला दिया, ये फिर से 100 ml हो गया। अभी भी ये पानी कलर्ड ही है, इस कलर्ड पानी से फिर 10 ml निकाल के बाकी 90 ml को साइड में रख देना है। फिर 90 ml क्लियर वाटर लेना है और इसमें ये 10 ml मिला देना है। ऐसे करके 5 से 8 बार तक हम ये स्टेप दोहरा लेते हैं। तो आप 2-4 क्रिस्टल्स है पोटेशियम परमैंगनेट के, और उससे आप लगभग 1000 लीटर पानी को कलरफुल कर सकते हैं। तो 2-4 क्रिस्टल में कितने छोटे पार्टिकल्स हैं, आइडिया लगाइए कि वो 1000 लीटर के पानी को कलर कर रहे हैं। इससे आइडिया लग सकता है कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। इस एक्टिविटी से इतने छोटे होते हैं कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी बाहर होते हैं वो। तो पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब चलो इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर के पार्टिकल है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी मैटर के पार्टिकल्स में जनरली पाई जाती है, कम या ज्यादा लेकिन लगभग सब में पाई जाती है। क्या? पहला, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। मैटर ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली एक्टिविटी से ये बात क्लियर हो जाती है आपको। क्यों? क्योंकि हमने पानी के अंदर सॉल्ट मिलाया था, पानी का लेवल राइज नहीं हुआ, पानी के बीच में जो स्पेस था पार्टिकल्स के बीच में, वहां पे सॉल्ट के पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेते उस जगह को जो उनके बीच में स्पेस था, इसलिए पानी राइज नहीं हुआ। तो ये पहली वाली एक्टिविटी जो आपसे डिस्कस की है वही इस बात को समझने के लिए काफी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कैसे इसको प्रूव करते हैं? जैसे आप एक बीकर में वाटर ले लीजिए और उसमें आप इंक की 1 या 2 बूंद डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसे बिना हिलाए डुलाए शांत छोड़ दीजिए,
तो पूरा पानी अपने आप कलर हो जाएगा, इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। इसका मतलब पानी के पार्टिकल और इंक के पार्टिकल लगातार मूव कर रहे थे, इसलिए पूरे पानी में फैल गए। घर क्लास के या घर के किसी कोने में धूप बत्ती है जब हम जलाते हैं, इंसेंस स्टिक, धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं पूजा करते समय, तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल जाती है। किचन में कोई भी अच्छा फूड बन रहा होता है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और अगर आपकी फेवरेट डिश है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर किचन की तरफ भागते हैं कि चलो यार थोड़ा सा टेस्ट कर लें, है ना। जैसे अभी होली पे गुजिया बनी होगी, तो आपने हर आधे घंटे बाद किचन की तरफ, जहां भी रखी हो गुजिया डब्बे में, हर आधे घंटे बाद किचन की तरफ, जब तक गुजिया खत्म नहीं जाती है ना होली की। खैर, तो ये यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये कंटिन्यूअस मूविंग का मतलब ये है यहाँ पर कि पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप 9th क्लास में ही पढ़ेंगे, चैप्टर एनर्जी का एक अलग चैप्टर, 11वां चैप्टर आई थिंक, वर्क एनर्जी एंड पावर 11वां चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे। किसी के मूवमेंट से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि देखो अगरबत्ती का पैकेट है, उसमें खुशबू आती है, लेकिन आप उसको पास में से जब सूंघेंगे तब, लेकिन जब जला देते हैं तो पूरे में फैल जाती है, यानी जलाने पर उसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है पार्टिकल्स को। इसी तरह गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो पूरे घर में फैल जाती है, और ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती है, उसे आपको पास में जाकर उसको स्मेल करना पड़ेगा। तो अगर आप हीट कर देते हैं पार्टिकल्स को तो उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण से आप उनका जो मूवमेंट है फास्टर हो जाता है और आपको दूर तक मिल जाती है उनकी खुशबू। तो ये जो कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो ये और जब फास्ट हो जाता है जब टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। टेम्परेचर राइज करने का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। और उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो हर मैटर में बराबर बराबर अट्रैक्शन नहीं है, कुछ में कम होगा, कुछ में ज्यादा होगा। गैस में बिल्कुल कम है, ना के बराबर है गैस के पार्टिकल्स में, इसलिए वो भागते रहते हैं इधर से उधर। लिक्विड में है अच्छा खासा अट्रैक्शन, और सॉलिड में तो कुछ ज्यादा ही है, तभी वो अपना शेप बना के रख पाता है। तो पार्टिकल्स के, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, एक दूसरे को खींच के रखने की शक्ति होती है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग मैटर में वो शक्ति कम या ज्यादा होती है, सॉलिड वाले में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, सबसे कम गैस के पार्टिकल्स में होती है। इसलिए गैस पूरे रूम में फैल जाती है, अगर कहीं भी छोटी सी गैस आप कुछ भी परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है, क्योंकि वो गैस के पार्टिकल हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अच्छा, एनर्जी ज्यादा है इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और सॉलिड में उल्टा है, सॉलिड के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, वो अपना शेप बना के रख पाते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बच्चों। अब डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, अपने आप जो इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना। हवा में दो गैसें अपने आप मिक्स हो जाती हैं, आप सिलेंडर से गैस रिलीज करेंगे पूरे एयर में फैल जाएगा अपने आप। या आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर इंक का जो है इंटरमिक्सिंग अपने आप हो रहा है, आप नहीं भी हिलाओगे तो भी अपने आप हो जाएगा, तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो तरह के मैटर का अपने आप इंटरमिक्सिंग होना डिफ्यूजन कहलाता है, और ये डिफ्यूजन गर्म करने में फास्टर हो जाता है। अब अगर आपके पास में ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी है, उसमें चीनी मिलाएंगे, हिलाना पड़ेगा अच्छे से, है ना। नॉर्मल पानी में चिल्ड पानी है तो उसमें तो बहुत ही मुश्किल से पानी में चीनी डिजोल्व होगा, लेकिन पानी हल्का सा नॉर्मल हो, यानी गर्म सा हो हल्का सा, तो आराम से उसमें चीनी डिजोल्व हो जाती है। इसलिए कभी भी आप जब घर में शिकंजी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, तो आप नॉर्मल पानी में पहले चीनी को मिक्स कर लेते हैं, बाद में उसमें आइस क्यूब वगैरह और नींबू रस वगैरह जो डालते हैं, ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब वगैरह डालते हैं। तो जनरली हम ठंडे पानी में चीनी नहीं मिलाते हैं, शुगर नहीं मिलाते हैं, क्योंकि वो डिसोल्यूशन जो होगा वो स्लो होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए नॉर्मल पानी में ही शुगर मिला के उसके बाद में उसमें आइस क्यूब और बाकी चीजें डालते हैं। तो यहाँ पर वही है,
डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ऑन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइम वाटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये हीट करने पे डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। और यहाँ पे लिखा व्हाई डज दिस हैपन, तो इसका आंसर है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, देखो वैसे तो मैटर के 5 स्टेट हैं जो डिस्कस करने हैं हमें, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, मैटर के 5 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। अब उन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे सॉलिड के बारे में अगर हम पढ़ें तो सॉलिड की बाउंड्री फिक्स होती है, रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे बाउंड्री फिक्स होती है। शेप और साइज भी फिक्स होता है। हमारे सामने जो चेयर है, टेबल है ना, बुक्स है, ये सब सॉलिड है, इनका बाउंड्री फिक्स है, इनका शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, जितना जगह घेरना वो घेरेंगे ही। ठीक है, डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप कई बार बच्चे पूछते हैं डेंसिटी क्या होती है, तो मान लो एक पानी है, एक शहद है, तो दोनों बराबर है मात्रा में। एक मान लो एक ग्लास में सेम साइज के 2 ग्लास हैं और दोनों में बराबर हाइट तक शहद और पानी अलग अलग भरे हुए हैं, तो शहद वाला ग्लास भारी होगा, पानी वाला ग्लास हल्का होगा। तो इसका मतलब है कि शहद यानी हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा कब होती है? जब कम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाए। क्योंकि मैंने बताया ना, दोनों ग्लास सेम साइज के हैं, सेम हाइट तक दोनों में शहद रखा गया है, और एक में शहद एक में पानी, लेकिन शहद वाले ने कम जगह में ज्यादा मास ऑक्यूपाई कर लिया। पानी का मास कम है, इसलिए पानी की डेंसिटी कम होगी शहद से, हनी से। यानी कम जगह में अगर ज्यादा भारी हो जाए चीज तो समझो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी का डिफाइन यही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए इसका यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। हाई रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी मतलब अपना शेप को चेंज नहीं करते आसानी से। अगर जैसे ये है पेन, सॉलिड है, अगर मैं इसका शेप बदलना चाहूंगा तो टूट जाएगा ये, पर शेप आसानी से नहीं बदलेगा, तो इसे कहते हैं रिजिडिटी। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत कम होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी कंप्रेस करें तो ना के बराबर होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है सॉलिड्स में, मतलब नेग्लिजिबल ना के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होती है, क्योंकि इसलिए इनका जो आपस में मतलब फैलते नहीं है। वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है, वो एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं पार्टिकल्स। अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में बाउंड्री फिक्स है ना, आप ग्लास के जिस शेप में रखोगे उसी शेप में पानी हो जाएगा, तो बाउंड्री फिक्स नहीं है। ठीक है, शेप और साइज फिक्स है नहीं, जिस बर्तन में रखोगे, जिस कंटेनर में रखोगे, उसी की शेप में पानी कन्वर्ट हो जाता है। वॉल्यूम फिक्स है, हाँ ये तो फिक्स है, क्योंकि देखो पानी अगर 1 लीटर है तो वो 1 लीटर के कंटेनर में ही आएगा, वो आधे लीटर में नहीं आ सकता। तो वॉल्यूम फिक्स है, शेप नहीं है फिक्स, बाउंड्री फिक्स नहीं है, पर वॉल्यूम फिक्स है। डेंसिटी कम होती है अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से। एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ लिक्विड है, सॉलिड वाला भारी होगा, लिक्विड वाला हल्का होगा, तो डेंसिटी कम होती है सॉलिड से। रिजिडिटी होती नहीं है, इसका कोई शेप थोड़ा होता है जो रिजिडिटी होगी। रिजिडिटी मतलब है जो अपने शेप को बनाए रखे, तो इसका कोई लिक्विड का कोई शेप थोड़ा बना होता है, तो रिजिडिटी नहीं होती है इसमें। इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कंपेयर करें तो कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी इसमें भी ना के बराबर होती है, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से कंपेयर करें तो थोड़ी ज्यादा होती है, तभी तो वो मूव कर जाता है, पानी अपने आप बहने लगता है ना, तो वो आपके कारण है, इसी कारण है काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती है सॉलिड से। नहीं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल लिखा हुआ ना,
तो नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। अब यही सारी बातें हम गैस के लिए भी डिस्कस करेंगे। बाउंड्री फिक्स होती है, नहीं जी। और शेप या साइज फिक्स होता है, नहीं जी। वॉल्यूम फिक्स होता है, नहीं जी। क्योंकि थोड़ी सी गैस भी पूरे रूम में फैल जाती है, और इतने बड़े सिलेंडर में 14.2 kg गैस को हम कंप्रेस करके भर देते हैं, जो पूरे महीने चलती है। तो इसलिए तो कि उसको कंप्रेस करके, यानी उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जितने जब बड़ा कंटेनर होगा उसी में फैल जाएगी उतना बड़े में। डेंसिटी तो सबसे कम होती है, सबसे हल्की। अच्छा, ये पतंगा। डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए गैस लाइट होता है। रिजिडिटी की तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई रिजिडिटी उसमें होगी। लिक्विड में नहीं होती तो सॉलिड गैस में क्या होगी। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ये तो रुकते ही नहीं है, भागते रहते हैं इधर से उधर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, तभी तो भागते हैं, गैस फैल जाती है ना, इसीलिए। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस। गैस को कितना बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लगातार मूव करते हैं। जिस बर्तन में आप गैस भर दो पूरे बर्तन को भर लेगा। गुब्बारे में हवा भरते हैं तो पूरा गुब्बारा फूल जाता है, यानी उसको जितना फैला सकता है फैला देता है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी बातें हुई गैस के लिए बच्चों। अब अगला टॉपिक है, क्या मैटर स्टेट को चेंज कर सकते हैं? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। यस, ऑन हीटिंग और कूलिंग स्टेट चेंज होता है, या तो गर्म करने पे, या ठंडा करने पे, या प्रेशर देने पर। इसमें हमें प्रेशर भी लिखना चाहिए, क्योंकि वो आगे स्लाइड में दिया हुआ है मैंने, इसलिए यहां नहीं लिखा हुआ है। ऑन हीटिंग, कूलिंग और प्रेशराइजिंग, प्रेशर क्रिएट करने पर। ऑन प्रेशराइजिंग, ऑन प्रेशर। तो यहां पर मैटर को, अगर जैसे मान लो कोई आइस है, उसे आप गर्म करोगे, पहले लिक्विड में बदल जाएगा, यानी पानी बन जाएगा, और गर्म करोगे तो वेपर में बदल जाएगा, गैस में बन जाएगा। तो ये मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा है गर्म करने पर। तो ये हेडिंग है, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो आंसर होगा यस। हाँ, मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं गर्म करने पर या ठंडा करने पर। उल्टा भी कर सकते हैं हम इसका। जैसे मान लो कि वेपर है, ठंडा करेंगे पानी बन जाएगा, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो आइस या हेल स्टोन्स, ओले या बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मतलब मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं गर्म करने पर, ठंडा करने पर, या प्रेशर की वजह से। प्रेशर एक्चुअली गैस में होता है, इसलिए गैस वाले में ही प्रेशर चलता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अब ये जब हम गर्म कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, यानी जब मैटर अपने स्टेट चेंज करता है तो उससे रिगार्डिंग बहुत सारे टर्म्स आएंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है पिघलकर बर्फ में कन्वर्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ लिखा भी है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15। जनरली 273 केल्विन में ले लेते हैं, 15 को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है तो उससे उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, और अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब हम गर्म करते हैं ना तो पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं। मान लो आइस को गर्म कर रहे हैं
तो आइस के पार्टिकल को एनर्जी देते हैं, तो वो जो आपस में चिपके हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो अट्रैक्शन तोड़ देता है वो एनर्जी, तो लिक्विड में आ जाते हैं। और गर्म करते हैं तो लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उसको भी तोड़ देता है, गर्म हीट, गैस में आ जाते हैं। तो ये इसे मतलब हम पार्टिकल्स को एनर्जी देकर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, लो है, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी पता चल जाता है। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका मतलब उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। उसके बाद फ्यूजन। फ्यूजन आपको बताया था। तो फ्यूजन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। बर्फ जब पिघलकर पानी बन रही है तो उसे फ्यूजन कहते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है, एक क्वेश्चन बन रहा है, फिर उसके बाद वो टर्म आ जाएगा। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब बर्फ पिघलती है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, मैं बताता हूँ आपको क्या एक्टिविटी है। आपको आइस लेना है, उसको क्रश करना है, यानी कूटना है, एकदम साइज छोटा कर देना है, बीकर में भरना है उसे क्रश्ड आइस को, फिर उसमें एक थर्मामीटर लगा देना है। मैं इसमें वो पिक्चर डालना भूल गया हूँ, आप एनसीईआरटी बुक से देख लेना। फिर उसे नीचे से बीकर से गर्म करना है। 1.6 फिगर नंबर है, इसमें 2 फिगर है। तो जो क्रश्ड आइस है उसको जब हम गर्म कर रहे हैं बर्नर से बीकर में, तो थर्मामीटर जो लगा रखा है उसमें रीडिंग लगातार चेक करोगे तो वो रीडिंग 0 से आगे बढ़ नहीं रही होती है, जब तक कि पूरा आइस पानी में ना चेंज हो जाए, तब तक रीडिंग 0 डिग्री ही बनी रहती है, 0 डिग्री सेल्सियस ही बनी रहती है, जब तक कि पूरा आइस पानी में चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे उसी से सवाल है कि जब आप उसको गर्म कर रहे हैं बर्फ को, तो उसका रीडिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है? आइस को जब गर्म कर रहे हैं तो थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज क्यों नहीं हो रही? वो हीट जा कहाँ रही है? तो उसका आंसर है वो हीट, मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, वो हीट आइस के जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में खर्च हो रही है, और इसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, जो थर्मामीटर की रीडिंग में नहीं दिख रहा पर छिपा हुआ है। इसीलिए पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, किसमें ज्यादा कूलिंग होगी? आइस में। क्यों? ठीक है, 0 डिग्री पे पानी भी है, 0 डिग्री पे आइस भी है, लेकिन 0 डिग्री के वाटर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ चुका है, यानी उसमें हीट आ चुकी है। जब आइस को आपने गर्म किया ना, अभी एक्टिविटी में बताया मैंने आपको, तो आइस को आप गर्म करते रहे, टेम्परेचर 0 डिग्री ही बना रहा और पूरी आइस पिघलकर वाटर में चेंज हो गई, तो वो हीट तो उसमें आई ना पानी में। तो इसलिए 0 डिग्री पर वाटर हो और 0 डिग्री पर आइस हो, तो आइस से ज्यादा कूलिंग होगी और वाटर से कम कूलिंग होगी, भले ही वो 0 डिग्री पर ही दोनों क्यों नहीं है। और आंसर इसका रीजन ये है कि 0 डिग्री के वाटर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। फ्यूजन मैंने आपको बता दिया, जब सॉलिड पिघलकर लिक्विड में बदलता है उसे फ्यूजन कहते हैं। तो उस दौरान लेटेंट हीट, यानी लेटेंट मतलब छिपा हुआ हीट होता है उसमें, जो थर्मामीटर रीडिंग में नहीं दिखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, यहाँ पे वही आ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसे डिफाइन करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी मान लो 1 किलोग्राम आइस है, उसको हमने गर्म करके पानी में बदलना है, तो लिक्विड में बदलना है, तो उस वक्त जितना उसे गर्म करना पड़ेगा, जितना हीट उसे देनी पड़ेगी, वही होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि थर्मामीटर में नजर नहीं आएगी, क्योंकि थर्मामीटर में स्टार्टिंग में भी 0 था और जब तक पूरी आइस पिघलकर पानी नहीं बन जाती तब तक 0 ही रहता है। लेकिन उस वक्त जो हीट देते हैं वो हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो डिफाइन आपको दे रखा है
amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब देखो आपने इसी एक्टिविटी को आगे लेके चले, अगर हम आइस से आपने पानी बना दिया, अब इस पानी को आप गर्म करते रहोगे तो टेम्परेचर राइज करने लगेगा 0 डिग्री से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100 पे आ जाएगा और 100 पे गाड़ी रुक जाएगी। अगर पानी प्योर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पिघल बॉईल करने लगेगा, तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगला जो टर्म है बॉइलिंग नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as boiling point, जो कि प्योर वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है। ये एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन भी है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 373 केल्विन। केल्विन में इसे चेंज करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना? इसका मतलब यह है, जैसे आपने एक आपके घर में एक बर्तन है जिसमें आपने चाय बनानी है, तो आपने पहले उसमें पानी डाल दिया। अब वो पानी जब बॉईल करने लगता है, आपने देखा होगा खास तौर पर, तो पूरे कंटेनर का पानी एक साथ बॉईल होता है ना। ऐसा तो नहीं एक कोने में बॉईल हो रहा है, एक कोने में अभी नहीं बॉईल हो रहा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसी को कहते हैं बल्क फिनोमिना, यानी पूरा कंटेनर का पानी एक साथ बॉईल होता है। आप इसको याद करने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप कपड़े सुखाते हो या कोई गड्ढा है जिसमें पानी पड़ा हुआ है, सूरज की गर्मी से पानी उसमें सूखता है, तो पूरा पानी एक साथ सूखता है या कि किनारे किनारे सूखता हुआ आगे गहराई तक जाता है? किनारे किनारे सूखता हुआ जाता है ना। तो ये इवोपरेशन है। इवोपरेशन सरफेस फिनोमिना है, यानी वो धीरे धीरे होता है, सारा पानी एक साथ ऐसे नहीं उड़ जाता। लेकिन बॉइलिंग में पूरा कंटेनर का पानी एक साथ बॉईल होता है। कपड़े सुखाओ, जो पार्ट हवा में है या सूरज की धूप में है वो पार्ट कपड़े का जल्दी सूख जाएगा, जो अंदर वाला पार्ट है वो देर में सूखेगा। तो इवोपरेशन बल्क फिनोमिना नहीं है कि पूरा कपड़ा एक साथ सूख गया, नहीं। जो धूप में है, जो ऊपर की तरफ है वो जल्दी सूख जाएगा, जो नीचे की तरफ है वो देर में सूखेगा। कॉलर वाला पार्ट देर में सूखता है, क्योंकि वो इवोपरेशन बल्क फिनोमिना नहीं है, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है। अच्छा, अब ये बस एक नंबर की क्वेश्चन के लिए, अगर वाटर प्योर है तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, 373 केल्विन। अब एक नंबर क्वेश्चन पता है कैसे बनता है? मान लो कि कोई पानी को आपने चेक किया और उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 102 डिग्री सेल्सियस, तो उस पानी के बारे में क्या कह सकते हो कि पानी वो प्योर नहीं है, उसमें कोई मिलावट है। क्योंकि अगर पानी प्योर होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता, तभी इम्प्योरिटी है। 100 डिग्री है तभी वो प्योर है, 90 है मतलब 100 से कम हो या ज्यादा हो, इम्प्योरिटी की पहचान है कि पानी में मिलावट है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हम इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। जब हम पानी को गर्म करने लगते हैं तो बॉयल होने लगता है, 100 डिग्री पे पहुंच के बॉयल होने लगता है। अब 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर राइज ही नहीं करता, तो वो उस वक्त टेम्परेचर कहां जा रहा है? गर्म तो तभी हो रहा है। तो उस वक्त टेम्परेचर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च हो रहा है और गैस में बदल रहा है। तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो यहां फिर से क्वेश्चन आएगा, 100 डिग्री पे बॉइलिंग वाटर है और 100 डिग्री पे स्टीम है, किससे ज्यादा सीवियर बर्न होगा, किससे ज्यादा जलन होगी? तो स्टीम से होगी। 100 डिग्री पे पानी बॉईल कर रहा है, 100 डिग्री पर स्टीम भी है, लेकिन स्टीम में एक्स्ट्रा एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि पानी पे तो 100 डिग्री पे ठीक है, लेकिन 100 डिग्री से जितना ज्यादा वो हीट हो रहा है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है।
जो कि टेम्परेचर थर्मामीटर में नहीं दिख रहा पर है वो रियलिटी में। इसीलिए एक क्वेश्चन आएगा आपके साथ इन टेक्स्ट में भी, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन कि 100 डिग्री पे अगर पानी है और 100 डिग्री पर आप स्टीम है, भाप है, तो किससे ज्यादा सीवियर बर्न होगा, किससे ज्यादा जलन होगी, तो स्टीम से होगी। आंसर ये रहेगा क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। हेलो सर, आपका आई कांटेक्ट मुझसे होना चाहिए, बहुत जरूरी है अगर क्लास में ध्यान से सुनना है तो। मेक योर आई कांटेक्ट विद योर टीचर ऑलवेज। क्लास में टीचर से आई कांटेक्ट बना के रखें, ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए प्रयास करते रहें आई कांटेक्ट के जरिए। अब इसकी डिफाइन आ गई है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, उसी डिफाइन से बनानी है अपनी तरफ से। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। उसमें सॉलिड को लिक्विड में करना था, यहाँ लिक्विड को गैस में करना है। वहां भी 1 kg था, यहाँ भी 1 kg, वहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सेम डिफाइन है। इसलिए एनसीईआरटी में इसकी डिफाइन नहीं दी हुई है टेक्स्ट बुक में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की दी हुई है और इसकी अपने आप आपको बनानी होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि अभी तो हम ये कह रहे थे कि आइस को गर्म करो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड गर्म करो वेपर हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि सीधा सॉलिड से गैस। कुछ चीजें ऐसी जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कपूर, सीधा सॉलिड से गैस, या ड्राई आइस। यहाँ 2 एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अमोनियम क्लोराइड का, अगर अमोनियम क्लोराइड को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अमोनियम क्लोराइड पे क्वेश्चन देखा है मैंने, ड्राई आइस पे भी कई बार क्वेश्चन देखा है। ड्राई आइस CO2 को बोलते हैं। जब CO2 को चिल्ड करके कंप्रेस करके सॉलिड में बदल देते हैं तो उसे ड्राई आइस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। और वो जब मतलब वो जब अपने आप ही गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में आए तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे डेड बॉडीज वगैरह होती है ना, जो बड़े बड़े नेताओं की या फिर बड़े बड़े पर्सनालिटीज की डेड बॉडी को प्रिजर्व करना होता है, दुनिया भर के लोग उनको दर्शन करने आएंगे इसलिए कुछ दिन उसे संभाल के रखना होता है, तो उसको ड्राई आइस में ही रखते हैं। अगर नॉर्मल आइस में रखेंगे ना, पानी वाले आइस में, बॉडी फूल जाएगी क्योंकि पानी पिघलता जाएगा और उसमें बॉडी पड़ी रहेगी तो फूल जाएगी, इसलिए ड्राई आइस में रखते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड हो गर्म करने पर या ड्राई आइस, ये सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये पतंगा भी पढ़ाना चाहता है। एक मिनट बाबूजी, जय श्री कृष्णा, इनको अपने पास बुलाओ। अब इसको पता है सीधा बैकुंठ मिला होगा, क्योंकि अगर हमारे भागवत गीता में लिखा है मरते समय कोई भगवान कृष्ण को, भगवान राम को याद करता है तो सीधा उसे बैकुंठ मिलता है। तो ये नहीं याद करता, मैंने इसके लिए याद कर लिया, इस पतंगा के लिए। तो सब्लिमेशन हो गया ये। चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे ड्राई आइस है, CO2 को बोलते हैं, सॉलिड CO2 को, इसका सब्लिमेशन हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन हो जाता है और सीधा ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। एक नंबर के 2 क्वेश्चन बता के जा रहा हूं स्लाइड में भाई। उसके बाद डिपोजिशन उल्टा, गैस को ठंडा कर दे और वो सीधा सॉलिड आ जाए, बिना लिक्विड में आए सीधा सॉलिड हो जाए, उसे डिपोजिशन कहते हैं। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। इसी को अमोनियम क्लोराइड का ही होता है। गर्म करो तो अमोनियम क्लोराइड गैस बन जाता है और आगे दीवारों पे चिपक, ठंडा कर दो उसे, फिर से सॉलिड बन जाता है, तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। सब्लिमेशन का कन्वर्ज है डिपोजिशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन मतलब कि जो वाटर वेपर हमारे एयर में है और मैं अभी यहाँ क्लास में एक चिल्ड वाटर की बोतल रख दूं, फ्रिज से लाके रख दूं, चारों ओर पानी आ जाएगा उसके। तो हवा में जो वाटर वेपर है जब वो चिल्ड होता है, ठंडा होता है, तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, हिंदी में उसे संघनन कहते हैं। चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। गैस लिक्विड में बदलता है ठंडा करने पर, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड बना दो, इसका उल्टा हो गया, कंडेंसेशन का उल्टा हो गया
सॉलिडिफिकेशन, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, सॉलिड को लिक्विड को मैं पानी को आप जमा रहे हो, फ्रीजिंग कर रहे हो, वो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन एक ही है, पानी को ठंडा करके सॉलिड बना रहे हो, लिक्विड को सॉलिड बना रहे हो, दैट इज सॉलिडिफिकेशन। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अभी तक हमने जो डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे थे ना, मेल्टिंग, बॉइलिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर अभी जो हमने पढ़ा सब्लिमेशन, डिपोजिशन, या तो उसमें कूल कर रहे हैं या वो हीट कर रहे हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लिक्विफाई गैसेस, क्योंकि आपको मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया कि केवल गैस को ही कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को ही कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए प्रेशर का असर भी गैस पर ही होता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है, एक नंबर क्वेश्चन मैंने कई बार क्वेश्चन पेपर में देखा है, हाउ कैन वी लिक्विफाई गैसेस, गैस को लिक्विफाई यानी लिक्विड में कैसे बदल सकते हो। बहुत सिंपल है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर देके और ठंडा करके, गैस को प्रेशर दे दो और चिल्ड कर दो तो लिक्विड बन जाएगा। जो हमारे घरों में किचन में एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, तो लिक्विफाइड होता कैसे है, ऐसे ही होता है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस। गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हो, उसका आंसर है ये। उसके बाद इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या है, बॉइलिंग तो आपने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होकर पानी में बदलता है, फिर पानी को गर्म करने लगो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बॉईल करने लगता है, ठीक है, और स्टीम में बदलने लगता है। तो यहाँ पर इवोपरेशन में जो लिक्विड है वो गैस में तो चेंज होता है, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी गड्ढे में पानी सूख जाता है, किसी गमले में पानी सूख जाता है, तो क्या वो बॉईल होके सूखता है क्या, नो, उसका इवोपरेशन होता है, यानी चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो लिक्विड है वो गैस में बदल जाता है अपने मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, उसे इवोपरेशन कहते हैं, उसे वाष्पन कहते हैं हिंदी में। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे तो होता ही है स्टीम में चेंज। अब हमारे कपड़े सूखते हैं तो क्या कपड़े पहले बॉयल होते हैं क्या, नहीं ना, तो पानी तो उनसे निकल के जाता ही गैस के रूप में। आसपास के जो पॉन्ड है, नदियां हैं, वो जो सूख जाती हैं गर्मियों में, तो क्या पहले बॉयल होती हैं क्या, वो नहीं ना। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब लिक्विड गैस में बदल जाता है तो उसे इवोपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी किसके किसके कारण इवोपरेशन या तो फास्टर हो सकता है या स्लो हो सकता है। तो उसमें अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे पहला है सरफेस एरिया, अगर आप कपड़ों को फैला के रखो जल्दी सूख जाएंगे, समेट के रखो देर में सूखेंगे, तो ये सरफेस एरिया है। या एक और, चाय को आप ग्लास में पियो, कप में पियो तो गर्म होती है, प्लेट में डाल के पियो, सॉसर में डाल के पियो तुरंत ठंडी हो जाती है। यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, क्या होता है, इवोपरेशन फास्टर हो जाता है, इसलिए जितनी हीट है वो फटाफट निकल जाती है, चाय ठंडी हो जाती है। कपड़े को फैला के रखते हैं तो आराम से कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से इवोपरेशन फास्टर होता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया को डिक्रीज करोगे तो इवोपरेशन कम हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में लेट से सूखते हैं, कारण वो ये टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवोपरेशन फास्टर होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो इवोपरेशन स्लोअर होगा। तीसरा ह्यूमिडिटी, बरसात में कपड़े लेट से सूखते हैं, क्यों, एयर में ह्यूमिडिटी पहले से बहुत ज्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवोपरेशन फास्टर होगा, हाँ ज्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवोपरेशन स्लोअर होगा। तो ह्यूमिडिटी का उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाएगा इवोपरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा इवोपरेशन बढ़ जाएगा,
लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा तो इवोपरेशन कम हो जाएगा। और लास्ट, विंड स्पीड। इसका मेरे पास एक एग्जांपल था। एक बार क्या हुआ, जून के महीने में मैं गीली शर्ट पहनकर, मुझे जल्दीबाजी थी और शर्ट भी पहनी थी, वाली जो गीली थी पहनी, और बाइक उठाई और कहीं जाना था, फटाफट गया। भाई मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर भी नहीं गया था, कपड़े सूख गए, शर्ट सूख गई। क्योंकि एक तो जून का महीना, टेम्परेचर था, ऊपर से बाइक चला रहे हो यानी हवा लग रही है। तो विंड स्पीड, इसीलिए कई बार आप लोग बरसात में कपड़े सुखाने के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं आप कपड़ों को। तो विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी तो इवोपरेशन फास्टर होगा, है ना। तो ये 4 फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब है, हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होता है, यानी जैसे कूलर वगैरह घरों में लगे होते हैं गर्मियों में, तो ठंडा कैसे करते हैं। तो मैं आपको इसका एक लॉजिक बताता हूं। इवोपरेशन के लिए जो लिक्विड को एनर्जी चाहिए होती है गैस में बदलने के लिए, वो एनर्जी, वो हीट एनर्जी आसपास से लेता है। जब वो आसपास से एनर्जी लेता है तो अपने आप वेपर में चेंज होता है और आसपास ठंडक होती है। यानी कहीं से आप हीट खींच लो तो वहां ठंडक महसूस होगी। अब हमारे हाथ पर यहाँ मान लो पेट्रोल रखते हैं, थोड़ी देर पेट्रोल उड़ जाएगा, हाथ पे ठंडा लगेगा, क्योंकि हमारी जो हाथ, ये जो हाथ है, इसके सरफेस से वो हीट लेता है हल्की सी, और वो वेपर में, गैस में चेंज हो जाता है और हमें ठंडा लगता है। तो इवोपरेशन में मान लो कूलर की हवा अंदर आ रही है, वो अंदर पानी फेंक रहा है, और कमरे की जो हीट है वो पानी उस हीट को लेके वेपर में चेंज हो रहा है, तो कमरा ठंडा हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वेंटिलेशन होना चाहिए, नहीं तो चिपचिपापन आ जाता है। एक विंडो होनी चाहिए जहां से हवा बाहर निकल रही हो, एक विंडो होनी चाहिए जहां कूलर की हवा आ रही हो, एक दूसरी विंडो होनी चाहिए जहां बाहर निकल रही हो, ताकि वो गर्म वेपर बाहर निकल जाए। तो ये आपका कूलिंग है। हमारे हाथ पर हमने अपने हाथ को उसमें पेट्रोल में डाला और निकाल लिया, थोड़ा ठंडा लगेगा आपको, क्योंकि हाथ पे जो पेट्रोल लगा हुआ है ना, वो उड़ रहा है, इवोपरेट हो रहा है। तो वो इवोपरेट जब हो रहा है तो हमारी सरफेस से हीट ले रहा है, हमारी बॉडी से, इस बॉडी के सरफेस से हीट ले रहा है, इसलिए हमें ठंडा महसूस हो रहा है। हाँ, परफ्यूम की तरह ही हो गया। जो भी इवोपरेशन हो रहा है वो इसी में ही हो रहा है कि वो हीट लेता है सराउंडिंग से और इवोपरेट हो जाता है। तो जो सराउंडिंग से हीट ले लेता है तो वहां कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये आपका हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। दिस इवोपरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल या कोल्ड। जो मटका होता है, मैं मटके वाला एग्जांपल बताऊं, जो अर्दन पॉट, मिट्टी का जो मटका होता है अर्दन पॉट, उसमें पानी ठंडा कैसे होता है। आजकल तो फ्रिज में रखते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, लेकिन मटके का पानी जो ठंडा, वो कैसे होता है, ये डिपेंड करता है बनावट पे उसकी। जो मिट्टी लेते हैं ना, तो मिट्टी में उसमें भूसा डाल देते हैं, हस्क, और उसके बाद उस मटके का शेप देते हैं। फिर जब उस मटके को पकाते हैं ना, तो हस्क जल जाता है, मिट्टी तो पक्की हो जाती है पककर, लेकिन मिट्टी के अंदर जैसे आपने उसमें घोड़े के ड्रॉपिंग्स, हॉर्स की ड्रॉपिंग्स, या जो शाकाहारी जानवर होते हैं तो उनकी ड्रॉपिंग्स मिला देते हैं, हाथी के ड्रॉपिंग से, घोड़े की, जो भी है, या ये हस्क मिला दो, नॉर्मल सा भूसा, हस्क मतलब भूसा मिटा के तो जब उसको पकाते हैं मटके को, भूसा जल जाता है। उसके बाद जो मटका है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, जैसे हमारे स्किन पे पोर्स होते हैं, जिससे पसीना बाहर आता है, स्वेट, वैसे मटके में पोर्स बन जाते हैं। तो मटके में जब पानी भरते हैं तो पानी बाहर, पोर से बाहर आता है, वो और इवोपरेट होता है, उसका इवोपरेशन होता है। तो वो पानी जब इवोपरेट होता है तो उस आसपास के एरिया से ही हीट को लेता है, इसलिए अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। अगला है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए। तो इसका आंसर ये है, देखो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब एब्जॉर्ब करके सरफेस बाहर हवा के टच में आता है, वो जो पसीना है, वो पानी जो है वो इवोपरेशन होगा। उसका जब इवोपरेशन होगा तो आसपास से हीट लेगा, तो हमारी स्किन के आसपास से हीट लेगा, यानी स्किन से हीट लेगा, वो हमें ठंडा महसूस होगा। यानी जब पसीना सूखता है तब ठंडा लगता है, गर्मी की वजह से पसीना आता है, फिर वो स्वेट जब इवोपरेट होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इसलिए कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए ताकि इवोपरेशन के टाइम पर वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करें, मतलब अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है गर्मियों में।
Cotton cloths absorb sweat from the body, and when this sweat evaporate takes heat from surrounding, which creates cooling effect. उसके बाद why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? अगर किसी ग्लास में एकदम ठंडा पानी है तो उस ठंडे पानी, यानी जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि उसके चारों ओर पानी की बूंदें क्यों आती हैं, ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें क्यों दिखती हैं? क्योंकि हवा में जो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन हो जाता है, यानी जब वो वेपर टच में आता है ग्लास की सरफेस के तो ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं। ये है। उसके बाद प्लाज्मा, ये मैटर का चौथा स्टेट प्लाज्मा। पहले एग्जांपल याद रखो, प्लाज्मा कहाँ कहाँ आपको, सन में प्लाज्मा है, स्टार में प्लाज्मा है, नियॉन बल्ब में प्लाज्मा है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा है, एलईडी में नहीं है प्लाज्मा। जो पहले की ट्यूब होती थी ट्यूब लाइट, या अब सन सबसे अच्छा एग्जांपल है, सन प्लाज्मा स्टेट में है। अब प्लाज्मा क्या होता है यहां पे समझ लेते हैं। देखो ये गैस की ऐसी स्टेट होती है जो सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। गैस के पार्टिकल में बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट होता है गैस के पार्टिकल। गैस का ही एक स्टेट है ये, देखा जाए तो ये दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, यानी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आयोनाइज्ड का मतलब चार्ज पार्टिकल्स, आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, जब आप गैस आयोनाइज्ड हो जाती है तो ये आयोनाइज्ड कब होती है, जब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है। ट्यूबलाइट में जब स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरी होती है वो जब करंट उसमें पास होता है तो आयोनाइज्ड हो जाती है, चार्ज हो जाती है, एक तरह से चार्ज होकर वो प्लाज्मा क्रिएट करती है जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगता है। तो प्लाज्मा क्या है, ये गैस का ही एक अलग स्टेट है जिसमें गैस के पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होते हैं और प्लाज्मा ग्लो करता है अपने जो जिस तरह का गैस होता है उसके हिसाब से। गैस के नेचर पे प्लाज्मा का कलर डिपेंड करता है। सूरज येलो कलर का ग्लो कर रहा है तो वो गैस का नेचर है उसमें। इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब में या नियॉन बल्ब जो है उसमें गैस प्लाज्मा स्टेट में होती है जब करंट ऑन करते हैं तब। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या फिर कोई और गैस भरी जाती है। ये सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। सन और स्टार प्लाज्मा की वजह से ग्लो कर रहे हैं। स्टार में प्लाज्मा क्रिएट होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। ये सूरज भी तो एक स्टार है, सन भी तो एक स्टार है। उसके बाद बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये मैटर की फिफ्थ स्टेट है। तो इसमें क्या है आपको बता दें कि ये जो हमारे एक फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने जो मैटर के पांचवें स्टेट की बात करी थी कुछ कैलकुलेशन के जरिए, है ना, और उनकी बात को आगे बढ़ाया था आइंस्टाइन ने। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। तो उन्होंने आइंस्टाइन ने बोला था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी हमारे जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्होंने मैटर के पांचवें स्टेट के बारे में बात की। उसी बात को उन्होंने आगे कंक्लूड किया आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसलिए ये पांचवा स्टेट जो है वो बीईसी है, ये मैटर का पांचवा स्टेट है। और ये कैसे मिलता है वो हम लास्ट लाइन में देख रहे हैं, लेकिन किसने प्राप्त की इस स्टेट को, यहाँ पे वैज्ञानिकों का नाम लिखा हुआ है, एरिक कॉर्नेल, वुल्फ गैंग कैटरल और कार्ल ई वीमेन, यूएसए के थे। इनको नोबेल प्राइज मिला किसके लिए, फिजिक्स के लिए, बीईसी स्टेट प्राप्त करने के लिए, यानी मैटर का पांचवा स्टेट प्राप्त करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। होता क्या है बीईसी, वो लास्ट लाइन में है। बीईसी इस फॉर्मली कैसे बनता है, जब गैस बहुत लो डेंसिटी की गैस हो। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का मतलब है बहुत कम डेंसिटी है, यानी अभी जो नॉर्मल ये रूम में डेंसिटी है गैस की, उसका 1,00,000 गुना अगर डेंसिटी को कम करके उसे सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे जब उसे कूल करते हैं तो जो हमें स्टेट मिलती है उसे बीईसी कहते हैं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये तो स्टेट है, वो तो आप क्रिएट करोगे ना लैब के अंदर, यानी सुपर लो टेम्परेचर पर। एक्सट्रीमली देखो ना, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी को जब 100,000 यानी 1,00,000 हो गया, इसका मतलब 1,00,000 कम डेंसिटी वाली नॉर्मल गैस को सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करेंगे, है ना, कूलिंग करना है ना,
कूलिंग करना है ना गैस को, यानी सीधी सी बात है, बहुत बहुत कम डेंसिटी पे जब गैस को सुपर लो टेम्परेचर पर कूल किया जाता है तो बीईसी स्टेट मिलती है, उसे बीईसी स्टेट कहते हैं। ये आपका मैटर का 5वां स्टेट हो गया। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में पेपर एक्सरसाइज में ना इस चैप्टर में कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन आएगा। अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस करोगे, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपके चैप्टर की टेबल है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, सिंबल के है। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, सिंबल एम है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, सिंबल केजी है। वेट का एसआई यूनिट न्यूटन है, सिंबल न्यूटन एन है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट है क्यूबिक मीटर और सिंबल है एम, और ये ऐसे लिखते हैं। और डेंसिटी का एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये ऐसे लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे सुपर स्क्रिप्ट होता है। और प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है और इसका सिंबल पीए है। ये भी आपको याद रखना है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस कवर होते हैं। और इस तरह से आपका ये एक शानदार चैप्टर, पहला चैप्टर क्लास 9 का कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर और परफॉर्म करिए। इस फाउंडेशन सीरीज का पूरा फायदा उठाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।